जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो परमार सर के द्वारा जो जीके जीएस का जो न्यू पैटर्न पर जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो उनका हम हिंदी में रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस लेक्चर के बाद अगर आप इन लेक्चर्स को कर लेते हैं तो दिल्ली आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहने वाली है, हकीकत बात है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सभी की भारी डिमांड पर ये क्लासेस आपके लिए लगा दी गई हैं, तो आप इन क्लासेस को रेगुलर आप ज्वाइन कीजिए और अपने टाइम को सेव कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ भैया ये वीडियोज़ आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहता है तो इन वीडियोज़ को हम अपनी लास्ट तक इनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और ये टेलीग्राम चैनल है इसको कर लीजिएगा ज्वाइन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर आप सभी साथी पूरा सपोर्ट यहाँ पर करते हैं तो ये फ्री पीडीएफ फ्री रिवीजन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, और राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा कैसी राइटिंग है, एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ से करेंगे हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की शुरुआत। तो यहाँ से आपका जो परमार सर का जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट लेक्चर हम करवाने वाले हैं। सेकंड लेक्चर पर अगर आपको जाना है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेकंड क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सेकंड लेक्चर पर जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और वीडियो पर रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा मेरे दोस्त, काफ़ी मेहनत इस वीडियो के लिए हमने की है। तो पहला प्रश्न यहाँ से, पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो वो है समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिकी का सिस्टम। इसमें आपका तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, वो आपका 1911 को अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। आधुनिक समय के सभी महाद्वीप एक साथ मिले थे आधुनिक समय के, तो इन्हें पहले पेंजिया कहते थे, और जलमंडल को क्या कहते थे? पेंतालासा कहते थे। अब जो आपका पेंजिया है ये इस पर कुछ सिस्टम कार्य किया पेंजिया पर, और ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर गया, जिसमें आपका उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया और जो दक्षिणी भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। और भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, इस चीज़ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो साक्ष्य जो आपको मिले हैं ये मिले हैं आपको जिग्सोफिट जीवाश्म निक्षेपण से, प्लेसर निक्षेपण जो कि सोना से, इसकी हमें साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। और वनस्पतिक प्रमाण यहाँ से देखने को मिले हैं। महासागरों के समान आयु की चट्टानें देखने को मिली हैं। उसके बाद जो भूपरपटी है, इसमें जो आपका भूपरपटी प्लस ऊपरी मंडल इसको मिलाकर बोला जाता है स्थल मंडल। और जो आपका ध्रुवल मंडल है ये प्लेटें खिसकती हैं यहाँ से, और ऊपरी मंडल की अर्ध ठोस परतें होती है। इसमें जो संवहन धारा सिद्धांत है वो आर्थर होम्स ने दिया है। सब पृथ्वी की 3 कोर होती है इसमें आपका, एक तो इसमें 3 लेयर होती है। कोर सबसे नीचे की, बीच की आपका मेंटल सबसे ऊपर की, जिस पर ये होता है भूपरपटी सबसे ऊपर की देखने को मिलती है। अब बात करें आपका प्लेट सीमाओं के बारे में, तो प्लेट की जो सीमाएं होती हैं वो अपसारी यहाँ से देख लेते हैं। तो अपसारी सीमा कैसी होती है? जब दो विवर्तनिकी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे लावा फूटता है और नई भूपरपटी बनती है। और अभिसारी क्या होती है? अभिसारी होता है मेरे दोस्त जब 2 प्लेटें टकराती हैं। क्या होता है जब आपका, क्या होता है मेरे दोस्त, जब 2 प्लेटें टकराती हैं जिससे एक प्लेट नीचे धंसती है और एक निम्न संकलन क्षेत्र बनता है, जिससे भूपरपटी नष्ट हो जाती है। रूपांतरित क्या होता है इसमें? रूपांतरित कैसे होती है? तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, क्षैतिज यानी कि ऊपर की तरफ नहीं, दाएं बाएं खिसकती हैं, जिससे ना तो कोई नई भूपरपटी बनती है ना ही ये नष्ट होती है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत 1962 में आया, और ये हैरी ओ हैस ने दिया। ये मध्य महासागरीय कटक देखने को मिलता है। इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है मेरे दोस्त? तो इसमें 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया?
तो वह लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों का निजीकरण था इसमें। और ये होता कब है? तो 1951 में LPG सुधार आते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें जो औद्योगिक क्रांति, जो आपका औद्योगिक क्रांति आती है, तो औद्योगिक क्रांति किसके तहत आती है? औद्योगिक क्रांति 1991 में आती है और इसमें लाइसेंस राज्य की समाप्ति हो जाती है। निजीकरण का क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में निवेश हो जाता है, विनिवेश। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या होता था? प्रमुख उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। अब वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण क्या होता है? तो वैश्वीकरण दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ाना और गहराना, यही क्या होता है? आपका वैश्वीकरण होता है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये कौन जारी करता है? तो जो इसे जारी करता है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? तो वह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हेल्थ हैंगर हेल्फे। उसके बाद में वैश्विक शांति जो आपका सूचकांक है, उसे कौन जारी करता है? तो वह अर्थशास्त्र और शांति स्थापना संस्थान IEP। इकोनॉमिक जो आपका देखने को मिलती है उसे आप देख लोगे। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। और शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय की भी गणना करता है। इसमें संकेतक कितने? 10 हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, लंबा और स्वस्थ जीवन ज्ञान एक सभ्य जीवन स्तर की बात यहाँ पर होती है मानव सूचकांक में। अब मानव सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 130वीं रैंक है 193 देशों में से। पहले पर कौन है? तो पहले पर इस मामले में कौन है? तो पहले पर है आपका आइसलैंड, सेकंड पर कौन है? नॉर्वे, और थर्ड पर आपका स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसमें आपका पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI, इसमें आपका रिपोर्ट का ये शीर्षक है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 102, स्कोर 25.8 आया है। स्कोर सूचकांक 4 में क्या है? तो वह अल्पोषण, कुपोषण, दुर्बलता और मृत्यु दर। कुपोषण ऊंचाई कम होना होता है और दुर्बलता यानी कि वजन कम होना, ये दुर्बलता होती है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, वो रदरफोर्ड ने किस प्रायोगिक अवलोकन में इन्हें यह शीर्षक निकाला कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। तो ये उसने ये कहाँ से निकाला था? तो ये निकाला था अल्फा कण। अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर पलट गया था। इसके आधार पर उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब इसमें जो अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में आता है और इसमें इन्होंने स्वर्ण की पतली पन्नी का यूज किया और 1000 परमाणुओं की मोटी 1000 परमाणु इन्होंने इस पर दाग दिए। और ये कैसी होती थी? अत्यधिक लचीली हुआ करती थी। तो स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण विक्षेपित करवाए गए। कुछ अल्फा कण पन्नी से होकर गुजर गए, कुछ इधर उधर भाग गए और कुछ ज्यों का त्यों वापस लौट कर आ गए थे, विक्षेपित हो गए थे। अब यहाँ से जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो नाभिकीय मॉडल है और इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक में संचित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये इस मॉडल का सिस्टम है। अगला पॉइंट जो बनता है वो है परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो मेरे भाई परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या के लिए परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁻13 से 10⁻⁻15 सेंटीमीटर तक होती है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। छठवां इसमें पॉइंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और करते रहते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5, और जो प्रश्न नंबर 5 है वो कथन ए क्या कहता है इसमें कि नाभिकीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए फाइनेंसिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। कारण क्या है इसमें? प्रौद्योगिकी के एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना और न्याय तक पहुँच बढ़ाना। तो इसमें ए और आर दोनों इसमें सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। IPC क्या है इसी में आप देख लो, अभी इसी में आप देख लीजिए IPC क्या है। तो यहाँ पर जो IPC है, IPC भारतीय न्याय संहिता है। CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और
जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो है आपका IEA। प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि जो आपका संविधान है, क्या है मेरे दोस्त, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। संवैधानिक सलाहकार BR राव थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान निर्माण में कानून निर्माण पर अध्यक्ष बने थे। संविधान निर्माण में कानून निर्माण पर अध्यक्ष कौन बने थे? तो GV मावलंकर थे। समिति इसमें 8 थी और 13 लघु समितियाँ थी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को ये मसौदा समिति बनकर क्या होती है? तैयार हो जाती है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है वो है आपके प्रमुख समिति। तो जितनी भी समिति हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर दिए गए। इनको एक बार आप PDF से रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 की 10 आपको एक बार याद कर लेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके पास ऊपर छोड़ रहा हूँ जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और इनमें समझने के लिए कुछ है नहीं। ये भी कुछ समितियाँ हैं, इनके अध्यक्ष और समिति दी गई हैं, ये सारी आपको एक बार से देख लेनी है। और इसमें प्रेस गैलरी समिति ऊषा नाथ सेन के द्वारा है, तो ये सारी आपको देख लेनी है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी इसने उद्योगों में 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीतिक और भारी उद्योगों में अग्रणी था। पहले औद्योगिक नीति आई 1948 में और 4 श्रेणियों में उद्योगों का विभाजन किया। दूसरी 1956 में आई भारत का आर्थिक संविधान, 3 अनुसूचियों में उद्योग विभाजित कर दिया इसने। इसमें 3 अनुसूची आई कौन कौन सी थी? तो अनुसूची 1 में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, 17 उद्योग, रेलवे और परमाणु ऊर्जा थी। अनुसूची B में सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, 12 उद्योग। अनुसूची C में निजी क्षेत्र, सभी अन्य उद्योग। और अंतिम औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। तो जो अंतिम औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, कौन जलोढ़ मिट्टी को जाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी के लिए रेतीली दोमट होती है और लाल पीली जो होती है वो रेतीली दोमट होती है। कम उपजाऊ ऊपरी भूमि होती है। कम उपजाऊ कौन सी भूमि होती है? आपका ऊपरी भूमि होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे व्यापक रूप में विस्तार है। उत्तरी मैदानों से लेकर प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा पर ये मिल जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। अब बात करें जलोढ़ मिट्टी की, और जलोढ़ मिट्टी में ये खादर और बांगर होते हैं। खादर और बांगर। तो यहाँ से नवीन जलोढ़ खादर से निकलती है, पुरानी जलोढ़ बांगर से निकलती है। उसके बाद में अधिकता पोटास की होती है जलोढ़ मिट्टी में, और न्यूनता फॉस्फोरस की न्यूनता यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद करें तो लाल या पीली मिट्टी की तो विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में मिलती है। अगर बात करें फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो 9.51415 मीटर होती है। और इसमें जो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10, महाजनपदों का उनकी राजधानी से मिलान करो। तो वत्स कौशाम्बी थी, मगध की, राजगृह, कुरुक्षेत्र की, इंद्रप्रस्थ और अवंती की उज्जैनी थी। वैदिक युग क्या है? तो प्रारंभिक वैदिक युग 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 BC। ये जो आपका मिलता है कुल महाजनपद, इसमें 16 हुआ करते थे इस समय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म और भगवती सूत्र जैन धर्म से 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब जो आपके महाजनपद थे तो इनकी बारे में भी यहाँ पर बता देते हैं। जो महाजनपद थे वो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या पाटलिपुत्र थी। और काशी की क्या थी? वाराणसी थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। पांचाल अक्षेत्र काम्पिल और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। चेदी या फिर चेती जो है आपका सूतीवती बांदा थी। और मत्स्य की विराटनगर थी। अवंती की उज्जैन थी। गांधार की तक्षशिला। कम्बोज की पूर्णचा। असमक की प्रतिष्ठान पोठान या पोटना। बज्जी की वैशाली और मल्ल की कुशीनारा राजधानी देखने को मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, और 11वीं और 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो वह कांदरिया महादेव मंदिर। कहाँ पर है ये? MP में। और ये खजुराहो के मंदिर यहीं पर है, बुंदेलखंड में देखने को मिलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में राजराजा फर्स्ट के द्वारा। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है। और गंगई कोंडा चोलापुरम ये राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में। और आपका लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में।
स्तंभित हॉल मंडप वृत्ताकार एवं सुकुमार छोटी इसमें शिखर होती है, शिखर। और नागर शैली उत्तर भारत, और नदी मंदिर के अंदर पंचायती शैली में ये बने हुए हैं। उसके बाद में बात करें द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के बनते हैं। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर होंगे यहाँ की चोटी होती है, विमान होती है, स्तंभित हॉल मंडप होते हैं, प्रवेश द्वार गौरमपुर, और नंदी क्या होती है, मंदिर के बाहर के स्थान को बोलते हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है इसको आप देख लीजिएगा। बेसर शैली किसकी थी? बेसर शैली जो आपका नागर और द्रविड़ से मिलकर बनती है, ये चालुक्यों द्वारा बनी थी और मध्य भारत में कर्नाटक में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 12 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की सही व्याख्या। तो भारतीयों द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय यही है। सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है? तो वह देश की सीमा के भीतर क्या है? देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। अगर बात करूं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो ये है आपका नागरिकों के, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। GNP और GDP दोनों बराबर हैं। इसमें GNP बराबर होता है GDP माइनस देश को भुगतान किया गया कारक आय प्लस विदेश से प्राप्त आय, या फिर GNP बराबर होता है GDP प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। GNP बराबर होता है GDP माइनस मुद्राहास, और GNP माइनस मूल्यहास। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 13 है। 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? तो लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। घाघरा नदी की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो घाघरा हिमालय में माप जो आपका माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है, ये पॉइंट है यहाँ से एक। यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करने वाले पहले शीश पानी में एक गहरी खाई बनाती है। यह शारदा नदी प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उपरोक्त में से सही कथन। तो उपरोक्त में से जो सही कथन है वो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये यहाँ पर सही कथन है। उसके बाद अगर घाघरा का नेपाल में, यहाँ से मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ और ये कलर सही है। तो घाघरा का नेपाल में नाम करनाली है। गौरी गंगा, शारदा, सरयू, काली ये मिलाम हिमनद से उद्गम इसका होता है। और घाघरा गंगा से बिहार के छपरा में मिलती है। अब यहाँ से आप देख लेते हैं एक थोड़ा सा, यहाँ से एक मैप है कि गंगा यहाँ से निकलती है। गंगा यहाँ से सीधी 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 यहाँ से जा रही है, इसमें मिल जाती है रामगंगा नदी, इसमें गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इससे मिल जाती है सोन नदी, पुनपुन नदी, महानंदा नदी मिल जाती है। और कोसी नदी को बिहार का सुख कहते हैं। यमुना मिलती है ये इसी में। यमुना की जो प्रमुख नदी है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना की सहायक हैं। तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है आपका काली, सिंधी, पार्वती, क्षिप्रा चंबल की सहायक। और चंबल की इधर से अवनालिका अपर्दन होता है, खड्ड का निर्माण होता है। और जनापा पहाड़ी ये मऊ पटवार से उद्गम इसका होता है। अगर बात करें आपके 15वें प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15, और इसमें उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा कारक है। तो वह तमिलनाडु। एंथ्रेसाइट कार्बन सामग्री 85 से 95, बिटुमिनस 75 से 85, इसमें धातु कर्म कोयला होता है। लिग्नाइट 65 से 75 भूरा कोयला, और पीट 50% से कम और सर्वाधिक नमी यहाँ पर होती है। कोयला उत्पादक की बात करें तो कोयला उत्पादन में रानीगंज वेस्ट बंगाल सबसे वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें लालचन छत्तीसगढ़ का है, सिंगरौली तेलंगाना का है, और सिंगरौली MP का है, पेंच एवं कान्हा ये MP का है, और झिरिया और बोकारो ये झारखंड के, यहाँ से कोयला का उत्पादन होता है, उत्पादक राज्य है ये। प्रश्न नंबर 16, योजना और इसकी कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित देखने को मिलता है वो है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय मंत्रालय, समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और प्रधानमंत्री मित्र जो है वस्त्र मंत्रालय। मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्रों प्रदान से है ये आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। और प्रधानमंत्री मित्र का किससे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेगा से, ठीक है। ये वस्त्र मंत्रालय से यहाँ से ही नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, और राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में सत्य कथन। राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है भले ही उसके पास बहुमत हो। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत आता है और राज्य केंद्र के सभी निर्देशों का पालन करने और लागू करने में असमर्थ होता है। 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होगा। अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में
सर्वाधिक बार मणिपुर में 11 बार और यूपी में 9 बार लगा है। प्रश्न नंबर 18 है कि एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग 2.2 किलोवाट है, 220 किलोवाट है, 220 वोल्ट है। यदि बिजली की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या लगेगी? इसमें 4.4 रुपये आएगी। कैसे आएगी ये देखो आप, एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। तो जब 2.2 आपका क्या है किलोवाट हो गया, आधा घंटा, तो समय कितना लगा? आधा घंटा, तो आधा घंटा हो गया, तो ये 1.1 आ गया। तो यानी एक यूनिट की जो वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 बन रहा है। तो फिर इसी में अगर बात करें तो 4 रुपये से कितना बन जाएगा? तो 4.4 बन जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ऊर्जा की औद्योगिक इकाई, और 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 के कौन स्पंज फाइलम पोरीफोरा की एक अनूठी विशेषता है? जन नलिका तंत्र और कोएनोसाइटस है। R.H. विटकर ये 1969 में आते हैं। 5 व्यक्तिगत वर्गीकरण ये करते हैं, 5 जगत वर्गीकरण करते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। पेरीफेरा, सिलिएंटेडा ये PC² में आते हैं, ये PA3 में आते हैं। इसको आप एक बार से देख लीजिएगा। ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये R.H. विटकर के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तब क्या होता है? तब कौन सी राशि संरक्षित होती है? तो वह कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप किसी पॉइंट पर हैं, काइनेटिक मिड में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। अगर आप नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 0। अगर आप ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी अधिकतम हो गया, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आपकी 0 होगी। उसके बाद में है क्वेश्चन, और ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इसमें का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी बतानी है। वीडियो की PDF के लिए जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या ये क्लासेस कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो ये क्लासेस होंगी कंटिन्यू, नहीं तो क्लासेस को कर दिया जाएगा ऑफ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।